और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। वो 4 और 5 मई को भारत के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पाकिस्तान से राजनीतिक स्तर पर यह पहली यात्रा होगी। अब तक पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक स्तर पर प्रतिनिधित्व हुआ है। बिलावल भुट्टो यहां गोवा एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। यह देखना अहम होगा कि क्या गोवा में एससीओ के अलग भारत पाक द्विपक्षीय बात होगी या नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बाद यह किसी पाक नेता की पहली भारत यात्रा होगी। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. J. Shankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had also attended the last meeting of the Council of Foreign Ministers held in July last year in Tashkent. तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं 4 और 5 मई को, और इसी से ये समझा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के रुख में, रवैये में कुछ तब्दीली आई है। चूँकि 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू कश्मीर में 370 के निरस्त होने के बाद किसी भी पाकिस्तानी नेता का या राजनेता का ये पहला दौरा है जो होने वाला है, अगर ये होता है। और चूंकि बाकायदा इसके बारे में पाकिस्तान ने जानकारी दी है, तो इससे ऐसा समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने कुछ तो हालात के मद्देनज़र अपने रुख में कुछ तब्दीली की है। चूँकि 370 के बाद लगातार किसी भी ऐसे डायलॉग का हिस्सा पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता या कोई राजनेता नहीं हुआ था, बल्कि तमाम ऐसी बैठकों में या तो वर्चुअल उसमें पार्टिसिपेशन हो रहा था या फिर अधिकारियों के यानी अफसरान के लेवल पर पार्टिसिपेशन हो रहा था। लेकिन ये ऐसा पहली बार है 370 हटने के बाद। और इसके पहले नवाज शरीफ ने जो दौरा किया था, उसके बाद ये पहली बार होगा एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद कि जब पाकिस्तान का कोई नेता, यानी कि एक राजनीतिक यात्रा के तौर पर पाकिस्तान का कोई एक डेलीगेशन, अब कोई वहाँ का कोई राजनेता हिंदुस्तान आने वाला है। दरअसल ये एससीओ को लेकर जो बैठक हो रही है, जिसमें जो इमरजेंसीज के एलिमिनेशन का एक मुद्दा है, इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से पहले यह खबर थी कि पाकिस्तान इस बैठक में वर्चुअली पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि जो खबर बाकायदा अब पोस्ट हो चुकी है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने बिलावल भुट्टो के प्रस्तावित दौरे पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाना साधा है। देखिए, बात यह है कि इसके लिए जिम्मेवार तो हमेशा पाकिस्तान रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते थे कि बड़ी सख्त नीति होनी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के दरमियान गोलियों के बीच में, गोलों के बीच में, आतंकवादियों को घुसपैठ के बीच में कोई बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन वो गए थे, बिन बुलाए गए थे, लाहौर गए थे। उसके बाद भी पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, जम्मू कश्मीर पे लगातार हमले हुए, तो पाकिस्तान की नीयत जो है वो वैसी की वैसी रही। इसलिए भारतवर्ष ने हमेशा ये नहीं चाहा कि दोहरी नीति जो है पाकिस्तान की जो है वो हमने उसको पसंद नहीं किया। हमने भी तजर्बा था, हमने कहा कि पाकिस्तान कभी साफ गोई से बात नहीं करता। हिंदुस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने धोखा दिया। इसलिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आए, वो अपनी मर्जी से आए, लेकिन हमारी तरफ से तो ये दो टूक होना चाहिए कि आप आतंकवाद को बंद करिए और घुसपैठ बंद करिए। आज भी
300 मिलिटेंट्स जहां पे एक्टिव हैं, 160 मिलिटेंट्स आर्मी के मुताबिक पार पीओके के कैंपों में बैठे हैं और ट्रेंड है लॉन्चिंग पैड्स पे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के ऊपर तो बहुत बड़ा असर है पाकिस्तान के आतंकवाद का। यहाँ कश्मीरी पंडित लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीर के पुरअमन लोगों को टारगेट करके किलिंग्स हुई हैं और उसका रोष जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा है। और भारत सरकार कहती है, और पुलवामा का जख्म अभी भरा नहीं है कि 40 जवान हमारे शहीद हुए हैं, और उसके बीच में सारी चीज का अगर भारत कहता है कि पाकिस्तान दोषी है, तो इसलिए वहां के विदेश मंत्री का आना कोई बड़ी खबर नहीं है। मैं समझ आपको इसमें कोई बड़ी खबर नहीं लग रही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे या उससे आगे के लेवल के लोग मिलें, चाहे वो किसी समिट के बहाने मिले, और अगर वो यहाँ इंडिया में आ रहे हैं, तो आपको इसमें कोई खबर नहीं लग रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी ये कांग्रेस की कमजोर नीति है, ये बातचीत भी करते हैं, वो घुसपैठ भी करते हैं। तो आज वही सरकार है जो ये सवाल खड़े करती थी। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा कि बातचीत भी चलते रहना चाहिए और पाकिस्तान को सुनाना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, आतंकवादी भेजती है, हथियार भेजती है, प्रॉक्सी वार चलाती है। हमने तो हमेशा हमारी नीति थी कि डिप्लोमेसी में दोनों चीजें रहती हैं और रहनी चाहिए। वही तो हो रहा है, ये तो डिप्लोमेसी का सरकार है, वो उसका रवैया ये था कि टेरर और टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, इन्फिल्ट्रेशन टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। हालांकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी बिन बताए बिन बुलाए लाहौर गए, लेकिन उसके और जाहिर है कि इस पर अलग अलग हलकों से, अलग गोशों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अनिल त्रिगुनायत, जो पूर्व राजनयिक हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मेरा पहला सवाल ये होगा कि एक लंबे अरसे के बाद कोई पाकिस्तान से कोई बड़ा नेता हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाला है। जैसे कि खबर है बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को SCO जो बैठक हो रही है उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस खबर को और इस दौरे को जो होने वाला है, प्रस्तावित है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर है और एक ही साथ दोनों की एंट्री भी हुई थी। और इस साल भारत उसका एक चेयर कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंसी है तो मेजबानी हमारी है जी। और इसलिए जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उससे पहले भी कई मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान के डेलीगेशन आते रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि इसमें काफी सारे पहलू हैं जिसपे बातचीत होती है। तो एक अच्छी बात है कि कम से कम इस जो हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो पाकिस्तान थोड़ा सीरियसनेस दिखा रहा है और यहाँ पर आकर के वो जब आएंगे तो नेचुरली है कि हमारे डॉक्टर जयशंकर उनको मिलेंगे भी, उनको मेजबान है वो इसके, तो नेचुरली है कि शेक हैंड की बात जो अक्सर हुआ करती है वो सब यहाँ पर होगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, या अस्सलाम वालेकुम हो, जो भी हो, नमस्ते हो। तो मेरा मानना यह है कि इस चीज में एक अच्छी पहल है और हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अकल आ जाए कि भाई किस तरह से हम अपने यहाँ पे जो टेररिज्म है भारत की तरफ बढ़ता है उसको कंट्रोल कर पाए। और अगर ये सब करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद हो सकता है कि समिट जो जुलाई में है उसमें नवाज शरीफ जो वहाँ के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने कहा कि इससे पहले भी पाकिस्तान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में शरीक होता रहा है, वो बात सही है, लेकिन वो आधिकारिक स्तर पर हो रहा था, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा था, वर्चुअल हो रहा था, आधिकारिक स्तर पर हो रहा था। लेकिन किसी राजनेता का जो 370 के निस्तारण के बाद, जो जम्मू कश्मीर से 370 को जो हटाया गया, उसके बाद ये बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि ब्लैकआउट था और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है। तो इसमें कैसे आप देखते हैं कि क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपने स्टैंड जो वो सॉफ्ट किया है? क्या दोनों तरफ के लोग इसे एक अब अगले स्टेप की डिप्लोमेसी की तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये नॉर्मली जो होता है, रीजनल जो आउटफिट्स होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, इसमें इसके साइडलाइंस पे कई बार नेता जो अक्सर नहीं बोलते हैं तो मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि भारत इस बार मेजबान है और पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, तो एक अच्छी शुरुआत है कि भाई पाकिस्तान में वहाँ पाकिस्तान के लीडर यहाँ आ रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन यह है कि उनके जो पिछले वक्तव्य रहे हैं उससे मुझे कोई इतना बड़ा ये कोई होप नहीं है कि बायलैटरल स्तर पर कोई बड़ी बात होगी। लेकिन अगर उसके बाद इस मीटिंग में जैसा भी उनका हो, अलग बायलैटरल अगर अलग से मीटिंग होती है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में,
तो हो सकता है कि थोड़ा कोई रास्ता निकल सकता है कि जिससे कुछ बातचीत कहीं ना कहीं बायलैटरल स्तर पर भी शुरू हो। लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस दोनों साइड्स की हैं, भारत की तो खास तौर से बहुत टेररिज्म ही है, तो जब तक उसका नहीं पाकिस्तान मसला निकालता है, हल निकालता है, तब तक बड़ा मुश्किल है इस बात को करना। तो और ये जो जैसे माजी में देखा जाता रहा है कि ऐसे भी एक वक्त आया था जब जो मोस्ट फेवरेट नेशन है उसका जो एक कह सकते हैं कि लक़ब था, उस कैटेगरी से अलग किया गया था। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती रही हैं। मेरा सवाल इसलिए बार बार यही है कि क्या यहाँ से ये माना जाए कि दोनों देशों ने वक्त और हालात के तहत, स्पेशली पाकिस्तान ये महसूस कर लिया है कि हिंदुस्तान से वो अलग थलग रहकर शायद वो उसकी जो फ्यूचर है वो सही नहीं है। ये अलग बात है कि आपने खुद ये भी कहा कि अपने बयानों के लिए ये कई बार चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस स्टैंड को ये समझा जाए कि जिस हालात से, जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो उसकी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मजबूरी है। इसमें पाकिस्तान इस वक्त सबसे मुश्किल हालात में गुजर रहा है और उनका जो आपने देखा इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ कंडीशन क्या है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और वहाँ के लीडर्स अगर आप देखें तो इवन जो इमरान खान ने बीच में और पाकिस्तान के कई लीडर्स ने ये बात कही है कि भारत एक मिसाल है इस वक्त दुनिया में इस तरह की, क्या कहां से कहां पहुंच गया। तो एक अच्छी बात है उनके लिए कि अपने पड़ोसी भारत तो हमेशा से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन यह है कि उन रिश्तों की शुरुआत है वो अब दोबारा से अगर होनी है तो उसके लिए किसी तरह का ट्रस्ट तो होना चाहिए। किसी बात में आपको इतना लगना चाहिए कि रिलायबिलिटी पाकिस्तान की, देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी टेररिज्म जो उसके खिलाफत है, उसके जॉइंट फाइट है, वो एक मेजर मुद्दा है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। तो भारत की, मैं समझता हूं कि अगर वो लोग एक स्टेप लेंगे तो भारत भी अपना लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका त्रिगुणायत जी, तमाम इस विषय पर अपनी बातें आपने रखी है। तो ये हमारे साथ जुड़े थे अनिल त्रिगुणायत, जो पूर्व राजनयिक हैं, और इन्होंने बताया है कि किस तरह इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। और फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर टॉप 18। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने उनके द्वारा कार्यक्रम में संशोधन के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह कार्यक्रम 27 मई को खत्म होगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां 5 अप्रैल से 6 मई तक दर्ज की जा सकती हैं। 15 मई तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 27 मई को प्रकाशित की जाएगी।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा है कि इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने में दिलचस्पी नहीं रखती। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी के लिए कोई ना कोई बहाना बनाया जा रहा है। ये हम जानते हैं पिछले 5 साल से यही आंख मचौली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेल रही है। ये पहली बार है इतिहास में कि एक तरफ से सरकार दावे करती है कि हालात ठीक है, हालात पहले से बहुत अच्छे हैं, और फिर 5 साल से चुनाव नहीं होते। 90 में जब हालात खराब हुए थे, गोलियों और बम्बों के बीच में भी हालात पूरे काबू नहीं थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने फैसला लिया कि हम आतंकवाद को जवाब देंगे यहां जमहूरियत को बहाल करके। लोगों ने, लीडर्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज के मेन स्ट्रीम लीडर्स ने, कांग्रेस पार्टी ने उसमें लीड ले ली और हमने चुनाव करा के यहाँ पे लोकसभा के एमपी बन गए 6। उसके बाद असेंबली के चुनाव हो गए और एक शिकस्त मिली आतंकवाद को, पाकिस्तान को, दुनिया को। लोग तो जमहूरियत में हिस्सा ले रहे, तो इसलिए एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ जंग थी, वो चलती रही, वो आज भी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जमहूरी अधिकार जो है वो हमेशा दिए गए। वो एक लंबा स्पेल सबसे लॉन्गेस्ट था, लेकिन उस वक्त हालात बहुत गंभीर थे। आज जब सरकार दावे करती है, हर रोज आंकड़े पेश करती है और ये क्लेम करती है कि हालात बहुत अच्छे हैं, फिर चुनाव क्यों नहीं होते? सर्दी आती है, लोग सोचते हैं गर्मी में हो गए, अब गर्मी आती है, लोग सोचते हैं बरसात के बाद होंगे। इसलिए लोगों के अपने अंदाजे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, हम ऑल पार्टी डेलीगेशन दे करके भी चुनाव आयोग के पास गए। जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टी जो जमहूरियत में विश्वास करती है, और उन्होंने माना कि सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली, फिर चुनाव में देरी क्यों? और इसलिए फिर भी उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, उसमें चुनाव कंडक्ट में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये चुनाव को आगे करने का और डिले करने का ये तरीकाकार है, और इससे जो है लोगों को वंचित रखा जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। आपको लगता है कि अब जो इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन है, जो रिवाइज्ड पब्लिकेशन है, वो अब 27 को, तो इससे पहले भी बहुत बार एक्सटेंड किया गया। आपको लगता है कि ये आंख मचोली है? पिछली बार जब हुआ था तो एक स्पेशल ऑर्डर हुआ, लोगों को उम्मीद जगी कि हिमाचल और गुजरात के साथ ही जम्मू कश्मीर की रिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब है उनके साथ चुनाव होंगे। वो चुनाव हो गए, सरकारें भी बन गई, लेकिन यह है कि यहाँ पे चुनाव नहीं हुए। इसी तरह से कोई ना कोई तरीका करके टाल दिया जाता है। अब G20 मीटिंग का बहाना करके टाल दिया जाएगा, फिर अमरनाथ यात्रा आ जाएगी, हमें नहीं पता क्या क्या और मकसद आ जाएंगे, लेकिन शायद इनको घबराहट है कि जहां उनकी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए अब ना नौमन तेल होगी ना राधा राचेगी। शायद वो यही सोचते एक न एक दिन तो चुनाव कराना पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे। आप 5 साल से मांग कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम दबाव बनाएंगे कि क्यों चुनाव नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कहा है कि चुनाव आयोग के इस फैसले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्यामलाल शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोच समझकर कुछ दिनों का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है अपोजिशन पार्टी, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 इलेक्शन के लिए हमेशा यहाँ पे तैयार है और तैयार रहती है, और पीछे भी इलेक्शनें हुई हैं। मुझे लगता है कि ये बात जो है इलेक्शन कमीशन की है और वो एक ऑटोनमस बॉडी है, और यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल अफसर हैं, जैसे आपने पहले ये अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट कंडीशन है, और एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट और इनएसेसिबल एरिया भी हैं। कहीं स्नो बाउंड एरिया है, कहीं अब आप देख रहे हैं कि मौसम जो है कल ही किस तरह से आफत कई जगह पे आई हुई है। तो वो एक्सटेंशन जो है यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको 27 तक जो है अनाउंस किया जाए, सो दैट के जो प्रॉपरली जो रिवीजन है वो यहाँ की हो जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? जहां तक रिवीजन की बात है, वो 3 स्टेटें जो हैं, रेस्ट ऑफ कंट्री में रिवीजन हो गई थी, यहां जो है वो 3 स्टेटें रह गई थी। उन 3 स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने यहां के चीफ इलेक्टोरल अफसर को डायरेक्शन दी और उन्होंने रिवीजन शुरू किया। 10 से 20 तक था, अब उन्होंने 1 हफ्ता या 10 दिन और मांगे हैं। तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, देख लेंगे कि इनमें कितना दम है।
ये सारी पार्टियां भी इकट्ठी होके, हमने डीडीसी भी देखी, बीडीसी भी देखे, पंचायत के भी देखे, अब लोकल बॉडी के भी इसी साल हैं, पंचायतों के भी हैं, तो आजमाइश कर लेंगे, पार्लियामेंट के भी हैं और असेंबली भी ड्यू है। 4 इलेक्शनें यहां होने जा रही हैं और होंगी। इनको मैं अहंकार नहीं कहूंगा, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, विद्यार्थियों और पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। ये मुझे पार्टी ने एज ए वाइस प्रेसिडेंट यहां पे जिम्मेवारी दी है, मेरा भी तो एक पॉलिटिकल तजर्बा है, मैंने देखा हुआ है यहां पे। और आज ये सारी पार्टियां जब गुपकार अलायंस बना तो उसके बाद जो रिजल्ट आए, ये बता दें कि टोटल फिगर इनका सारी पार्टियों का क्या था। इवन पार्लियामेंट जो 2019 में हुई थी तो इन्होंने इकट्ठे मिलकर तीनों पार्टियों ने लड़ा था, अब तो 2 और हो गई हैं, उसमें 5 हो गई हैं, 5 की भी 6 हो गई हैं, तो सब इकट्ठे हो जाएं, फिर देख लेंगे, जोर आजमाइश कर दें। और मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राहुल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा, जो कि इस मामले की अधिकतम सजा है, वो सुनाई थी। सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत सेशन कोर्ट में जो पहले फैसला आया था उसको चैलेंज किया गया था और कन्विक्शन को स्टे लगाने के लिए मांग की गई थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके मायने अगर आप देखें तो जो बंगला है पीछे, राहुल गांधी का जो सरकारी आवास हुआ करता था, 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार अमेठी से सांसद बने थे तो ये बंगला उनको अलॉट किया गया था। सरकारी बंगला है और जो कि लुटियंस के अंदर सांसद बनते हैं तो उनको दिया जाता है। हालांकि उस समय उनके पास एसपीजी की सुरक्षा थी, तो ऐसे में इस हाई सिक्योरिटी जोन में ये बंगला दिया गया था। अभी की अगर बात करें तो अब उनके सामने जो विकल्प है, अभी बंगला खाली करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सा जो सामान है यहाँ का, वो यहाँ से 10 दिन पर शिफ्ट कर चुके हैं और उम्मीद ऐसी जताई जाती है कि आज के फैसले पर अगर उनको स्टे मिल जाता कन्विक्शन पे तो ये बंगला खाली नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि अब स्टे नहीं मिला तो ऐसे में ये जो सरकारी आवास है ये अब उनको खाली करना पड़ेगा और पार्टी के सामने विकल्प हैं, या राहुल गांधी के सामने विकल्प हैं कि वो जो उसके सीनियर यूं कहे जो उच्च अदालतें हैं वहां पर जाके इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध हैं, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की यह चेतना चिरंतर है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने की। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व और अहमियत को चिन्हित करेगा। शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना है, जो सदियों से बुद्ध धम्म के अभ्यास से लगातार समृद्ध होती रही है। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के इस पहले आयोजन में आप सभी दुनिया के कोने कोने से आए हैं। बुद्ध की इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है, क्योंकि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। ये सोच शाश्वत है, ये बोध अविस्मरणीय है। इसलिए आज इतने अलग अलग देशों से, इतने अलग अलग भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश से लोग यहां एक साथ उपस्थित है,
यही भगवान बुद्ध का वो विस्तार है जो पूरी मानवता को एक सूत्र में जोड़ता है। हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है। जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा। और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी। मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, इस समिट से मेरे आत्मीय लगाव की एक और वजह है। मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर स्थान में हुआ है उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है। वडनगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कभी बौद्ध यात्री हुएन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी, एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं, बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है। और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है। साथियों, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। और आपको जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल एससीओ की जो बैठक चल रही है उसमें 4 और 5 मई को बिलावल भुट्टो इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये एक बड़ी जो है कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है, वो इसलिए कि 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीर से किसी भी राजनेता का इस तरह का कोई दौरा हिंदुस्तान का पाकिस्तान के नेता का नहीं हुआ था। हमारे साथ लखवीर जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, हमारे रिपोर्टर, उनसे हम कुछ इस बारे में और सवाल करेंगे। लखवीर, ये जो खबर अभी आई है और इसके बाद एक इस पर ये भी समझा जा रहा है कि आखिर इस स्टैंड को किस तरह देखा जाए कि पाकिस्तान का कोई नेता जो राजनेता हो, आधिकारिक स्तर पर बातचीत होती रही है कई प्लेटफॉर्मों को लेकर के, उसमें पार्टिसिपेशन होता रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रही है, लेकिन किसी एक नेता का जो कि विदेश मंत्री है उसका आना, इसे किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल विशाल, 2019 के बाद पहली बार होगा कि धारा 370 हटने के बाद कोई पाकिस्तान से राजनेता, खासतौर पर विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। एससीओ के सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। इस पर खास बातचीत भी कर लेते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर ध्रुव कटोच जी। कटोच साहब, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान के विदेश मंत्री एससीओ सम्मेलन में शिखर सम्मेलन में जो है प्रतिनिधित्व करने आ रहे हैं,
आतंकवाद पर क्या भारत को चर्चा करनी चाहिए, क्या आतंकवाद का विषय उठाना चाहिए, इस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं उनके दौरे को? देखिए, जहां तक ये विजिट की बात आती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो अभी आ रहे हैं इधर, तो ये पहली बार जैसे आपने बताया 370 हटने के बाद उनका कोई सीनियर जो पॉलिटिशियन है वो विजिट के लिए आ रहा है। लेकिन ये चीज समझना चाहिए किस विषय के लिए आ रहा है, और ये आ रहा है एससीओ की समिट में, जिसकी चेयरमैनशिप इस समय पर ये भारत के पास है। तो अभी जब हम ये एससीओ की बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान के मिनिस्टर इसमें नहीं आते तो एक तरह से वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है, जो उनके विदेश मंत्री है पाकिस्तान के, मैं समझता हूं उनका आना फिर यहां पर ये जरूरी बन गया था। नहीं तो पाकिस्तान को एक तरफ से इस समिट से बाहर वो दुनिया की नजरों में से ये लगा कि वो बाहर निकल गए हैं। अभी जब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इस समय पर इश्यूज चल रहे हैं, उन दोनों के बीच में कोई उस चीज के ऊपर कोई बात हो। ये जो भी डिस्कशंस होंगे इस समय पर मुझे लग रहा है ये सिर्फ जो एससीओ के साथ रिलेटेड है वही डिस्कस किए जाएंगे। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल मामले चल रहे हैं, जैसे कि जो कश्मीर का मुद्दा चल रहा है या कोई और मुद्दा चल रहा है, ये इस बिलावल भुट्टो के विजिट के दौरान मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चर्चा होगी। सर, लेकिन बिलावल भुट्टो भारत आ रहे हैं, हालांकि एससीओ के शिखर सम्मेलन में वो प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन क्या भारत को उस एससीओ शिखर सम्मेलन में ये विषय उठाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद बड़ा मुद्दा है और पाकिस्तान से हम काफी सालों से जूझ भी रहे हैं? ना, ये बात सही है कि भारत ने काफी जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद जो फैला हुआ है वो झेल तो खैर भारत ही रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारत भी इस विषय को जो म्यूचुअल जो हमारा बायलैटरल इशू है वो हम यहाँ इस एससीओ की जो मीटिंग है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एससीओ के बीच में टेररिज्म की बात हो सकती है, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में रिलेटेड नहीं होगी। तो अगर ये क्योंकि सब विदेश मंत्री इकट्ठे हो रहे हैं, ये बात हो सकती है कि टेररिज्म को अगर आप इसको होलिस्टिक के तौर पर लिया जाए, इसको किस प्रकार से रोक दिया जाए। लेकिन 1-to-1 विषय की पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है और वो कैसे रोकेगा, ये विषय इस दौरान मुझे नहीं लगता है ये आगे आने वाली है। ध्रुव कटोच साहब, आइस ब्रेक होती नजर आती है आपको, क्योंकि पाकिस्तान का विदेश मंत्री भारत में आ रहा है एससीओ के शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने, 4 साल बाद कोई पाकिस्तान का बड़ा नेता यहाँ आ रहा है, तो क्या बर्फ को पिघलाने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, नजर आता है? ये मुझे नहीं लगता है कि ये आइस ब्रेकिंग भी, इसको मैं आइस ब्रेकिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, वो टेररिज्म तो खैर उसका एक जो प्रॉब्लम है वो तो खैर सबको सामने दिखता है, लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम आइडियोलॉजी है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी चल रही है, टेररिज्म वहीं से पैदा हुई है। तो प्रॉब्लम टेररिज्म नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, और जब एक बार वो एड्रेस हो जाएगी तो टेररिज्म भी समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो आइस ब्रेकिंग जिस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है ये कोई आइस ब्रेकिंग विजिट होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये विजिट जो है ये सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि नहीं तो वो एससीओ के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है लोग समझेंगे कि वो इररेलेवेंट प्लेयर है। ये तो एक बात बन जाती है। दूसरी बात मुझे लगता है कि हो सकता है ये चर्चा जो है ये पाकिस्तान में ज्यादा चले, और जिस प्रकार से इमरान खान अपने पॉलिटिक्स उधर चला रहा है, मुझे लगता है कि वहां पर इसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि वो जरूर शोर उठाएगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत क्यों गए। जब तक कि 370 का उन्होंने डिसीजन लिया था कि जब तक 370 नहीं हटेगा या वो मुद्दा चलता रहेगा तो पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये विदेश मंत्री आया है। तो ये मुद्दा मुझे लगता है ये चल सकता है, लेकिन और ये पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत में मुझे नहीं लगता कोई चर्चा होगी। भारत के लिए तो पाकिस्तान कोई एक्टर रहा नहीं है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट प्लेयर बन गया है। तो जहां तक भारत
की बात है, मुझे नहीं लगता है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, जो हमारे जो आमतौर पर जनता में जो बातचीत होती है, वो पाकिस्तान उस विषय से अभी बाहर निकल चुका है। बेशक पाकिस्तान के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत के लिए इस समय पर पाकिस्तान कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई वो नहीं रखता है। तो ज्यादा चर्चा जो इसकी होगी मुझे लगता है पाकिस्तान में ही होगी, भारत में इसकी कम चर्चा होगी। सर एक सवाल और, ये बिलावल भुट्टो वही हैं जो 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर एक विवादित टिप्पणी भी की थी, कसाई तक बता दिया था। उसके बाद वे भारत आ रहे हैं, एससीओ के शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, उस लिहाज से किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, जहां जो जिस प्रकार से स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने पहले दिए थे, ये किसी भी समझदार पॉलिटिशियन को इस प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहिए। ये बड़े इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था और अभी वो उनके विदेश मंत्री बने हैं। लेकिन अभी वो आए हैं, चेयरमैनशिप किसकी है? चेयरमैनशिप तो भारत की है, मीटिंग हमने बुलाई है, वो आ रहे हैं तो ठीक है। जो भी विषय होंगे जो एससीओ के साथ संबंधित रखते हैं, उन विषयों के ऊपर डिस्कशन होगा। लेकिन जो पुरानी बातें हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस, खास करके हमारे विदेश मंत्री या कोई भी भारत के मंत्री उस विषय को इस समय पर छेड़ेंगे। वो पुरानी बातें हैं, बचपना में कुछ बोल दिया है उसने, उनको शोभा नहीं देता है। और जितनी ये इतनी घटिया बातें जो करते हैं, वो उनके अपने देश को ही वो नीचे दिखा रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश हो चुका है और इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता है कि भारत को कोई फर्क इस समय पर पड़ने वाला है। सर आखिरी सवाल, एससीओ शिखर सम्मेलन में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो दोनों देशों द्वारा प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं आपके लिए? देखिए, कई चीजें हैं जो जहां तक बायलैटरल इश्यूज कोई नहीं उठाए जाएंगे, ये तो साफ है। लेकिन जो एससीओ के साथ संबंधित रखते हैं, एक तो मैं समझता हूं इकोनॉमिक कोऑपरेशन उठाया जा सकता है। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये एक तरफ से ये एक्सेस मिल जाती है भारत को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को तक जाने के लिए, और उनको भी भारत तक आने की एक एक्सेस मिल जाती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पाकिस्तान और भारत, जब ये एक्सेस जो है ये बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक ट्रेड रूट है। तो इस विषय के ऊपर इस प्रकार की बातें हो सकती हैं कि इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। दूसरी बात, ये बात जरूरी है, टेररिज्म के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि टेररिज्म जो ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, तो बेशक बायलैटरल जो प्रॉब्लम है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान भारत में टेररिज्म फैला रहा है, ये इसका मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम टेररिज्म के विषय के ऊपर बात करें तो हो सकता है इस विषय के ऊपर बात हो। और आखिरी बात मुझे लगता है, क्योंकि इस समय पर जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ये मुझे लगता है ये पूरे सभी खास करके एशिया को ये बहुत एक तरफ से मैं समझता हूँ हमारा सबका कंसर्न है। इसमें कीमतें चढ़ गई है, तेल की कमी हो रही है, और वैसे ही जब टेंशन एक जगह पर होता है तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है कि इस युद्ध को किस प्रकार से रोका जाए, हो सकता है एससीओ में इसमें भी बातचीत हो। लेकिन मैं फिर से एक चीज दोहराना चाहता हूं, बायलैटरल इश्यूज जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं, वो इस स्थान पर रेज नहीं होंगी। बेशक बिलावल भुट्टो भारत में आए हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बायलैटरल इश्यूज इस एससीओ शिखर सम्मेलन में उन पर चर्चा नहीं होगी। हालांकि एससीओ शिखर सम्मेलन में जो विषय आते हैं दोनों देशों द्वारा, वो उठाए जाएंगे। विशाल, तो बातचीत करते हुए ध्रुव कटोच साहब, जो कि मेजर जनरल रहे हैं भारतीय सेना में, वो अपना पक्ष रख रहे थे। जी बहुत शुक्रिया आपका लखवीर इस बातचीत के लिए और इनपुट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेकेएलएच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे न्यूज़ 18 जेकेएलएच के साथ।